नमस्कार। कभी सोचा है इस ऑनलाइन दुनिया में हमारी इतनी सारी जानकारी को आखिर सुरक्षित रखता कौन है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर आता होगा। हमारी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा, शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक, अब डेटा पर ही तो चलता है। तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है जो सब कुछ सेफ रखता है? देखिए, आज हम एक मॉडर्न डिजिटल दुविधा में फंसे हुए हैं। साइबर अटैक लगातार बढ़ रहे हैं, नियम कानून सख्त होते जा रहे हैं और हम अपने आईटी सिस्टम्स पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ऐसे में रिस्क को मैनेज करना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये एक जरूरत बन गया है, सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। तो जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो खुद को बचाएं कैसे? इसका जवाब छिपा है सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस में। इसे हमारी डिजिटल दुनिया का एक तरह का सुरक्षा कवच समझिए। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर असल में इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है। मतलब कोई गड़बड़ होने का इंतजार करने की बजाय हम पहले से ही ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या गलत हो सकता है और फिर उसे रोकने के लिए कदम उठाते हैं। कह सकते हैं कि ये डेटा के जरिए भविष्य का अंदाजा लगाने जैसा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमें तीन मेन कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा: थ्रेट, वल्नरेबिलिटी और रिस्क, यानी कि खतरे, कमजोरियां और जोखिम। यही इस पूरी पजल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले आता है एसेट, यानी संपत्ति। ये वो क्या है जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे कंप्यूटर या फोन जैसी कोई फिजिकल चीज हो सकती है, पर ज्यादातर मामलों में ये हमारा डेटा होता है, हमारी पर्सनल जानकारी, कंपनी के सीक्रेट्स, जो असल में सबसे कीमती होता है। अगला है थ्रेट, यानी खतरा। ये वो कौन या क्या है जो हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कोई हैकर हो सकता है जो सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कोई साधारण सी पावर कट भी जिससे सर्वर बंद हो जाए। खतरे किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। और आखिर में है वल्नरेबिलिटी, यानी भेद्यता या कह लीजिए कमजोरी। ये वो कैसे है? मतलब ये वो कमजोरी या खुलापन है जिसका फायदा कोई खतरा उठा सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे घर का दरवाजा खुला रह गया हो या फोन में कोई पुराना ऐप हो जिसे अपडेट ना किया हो। ये वो दरार है जहां से खतरा अंदर आता है। और यहीं पे ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। जब आप एक थ्रेट को एक वल्नरेबिलिटी के साथ मिलाते हैं तो बनता है रिस्क, यानी जोखिम। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल इक्वेशन है जो पूरे सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस की नींव है। ये सब कुछ इस बात को समझने के बारे में है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसका असर कितना बुरा हो सकता है। चलिए, तो हमने क्या और क्यों तो समझ लिया। अब जरा कैसे पर आते हैं। आखिर कंपनियां इस एनालिसिस को असल में करती कैसे हैं? ये पूरा प्रोसेस एक 5 स्टेप वाले साइकिल को फॉलो करता है। अपनी कीमती चीजों को पहचानने से लेकर लगातार रिस्क पर नजर रखने तक ये एक कभी न खत्म होने वाला सफर है, कोई वन टाइम फिक्स नहीं। इसका मकसद ही यही है कि खतरों की बदलती दुनिया से एक कदम आगे रहा जाए। अब जब रिस्क को एनालाइज करने की बात आती है तो इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है क्वालिटेटिव। ये थोड़ा अंदाजे पर आधारित है, मतलब एक्सपीरियंस और जजमेंट का इस्तेमाल करके रिस्क को हाई, मीडियम या लो कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये काफी तेज और समझने में आसान होता है। दूसरी तरफ है क्वांटिटेटिव। इसमें नंबर्स का खेल है, मतलब इसमें बकायदा कैलकुलेट किया जाता है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो पैसों में यानी फाइनेंशियली कितना बड़ा नुकसान होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर बहुत प्रिसाइज होता है। तो हमने क्या और कैसे देख लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है क्यों? आखिर ये सब मुशक्कत करनी ही क्यों है? इसका फायदा क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, फायदे सिर्फ टेक्निकल नहीं हैं। सिक्योरिटी मजबूत करने और बेहतर फैसले लेने से लेकर ग्राहकों का भरोसा जीतने तक एक अच्छा रिस्क एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी होता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा हर लेवल पर मिलता है। ये एक लाइन असल में पूरी कहानी बयां कर देती है। डिजिटल दुनिया रुकी भी नहीं है, ये लगातार बदल रही है और इसके साथ खतरे भी बदल रहे हैं। सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार किया और फिर भूल गए। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक ऑन गोइंग जर्नी। और इसी एक सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। क्या हम सिक्योरिटी को एक जरूरी प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं या बस कुछ गड़बड़ होने के बाद उस पर ध्यान देते हैं? ये सवाल सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि इस पर भी है कि हम अपनी डिजिटल जिंदगी को कैसे मैनेज करते हैं।